ताप जिस पर प्रतिरोधकता का मान असामान्य रूप से तेजी से घटकर 0 हो जाता है। ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ तथा पदार्थ के इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। एक परिभाषा और यहाँ बन जाती है, जिस ताप पर आपको ये घटना प्राप्त होगी, यह घटना होती है, उसे क्रांतिक ताप कहा जाता है। उसे क्रांतिक ताप कहा जाता है। स्टूडेंट, अतिचालकता का जो गुण है, सर्वप्रथम कोमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया था। इस घटना को कोमरलिंग ऑनस ने सर्वप्रथम प्रेक्षित किया। स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कोमरलिंग ऑनस ने कई पदार्थों की विशेषता का अध्ययन करते हुए अतिचालकता के गुण को प्रदर्शित किया, जिसके आधार पर इन्होंने एक ग्राफ प्रदर्शित किया, और ये जो ग्राफ है प्रतिरोध का ताप के साथ संबंध दर्शाता है, जो कि पारे के लिए प्रेक्षित होता है। इन्होंने पारे को, ये तो आपके पास है प्रतिरोध अक्ष और ये है आपके पास ताप, ये केल्विन में है स्टूडेंट, ठीक है। ये कहते हैं कि जब पारे का ताप 4.2 केल्विन पर, इनके जो ग्राफ हैं 4.2 केल्विन पर 0 हो जाता है, तो इसी प्रकार से कुछ और पदार्थों की विशेषता का भी इन्होंने इसी वक्र के आधार पर अध्ययन किया, जिसके आधार पर अपनी कहें, जैसे ये आप देखते हैं, ये ताप यहाँ पर आपके पास था 4.2 केल्विन के रूप में। इन्होंने पारे को 4.2 केल्विन ताप पर ठंडा करके अतिचालकता के गुण को प्रदर्शित किया। अतिचालकता की एक अवस्था चुंबकीय क्षेत्र भी जिस भी पदार्थ में ही पाया जाता है 0 कर देता है। इस प्रभाव को हम कहते हैं माइजनर प्रभाव। हम कह सकते हैं यहाँ पे अतिचालकता की अवस्था में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है, इस प्रभाव को माइजनर या मैग्नस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, अतिचालकता का जो उपयोग होता है अधिक चुंबकीय क्षेत्र में, इसका उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ। इसका उपयोग आप अधिक चुंबकीय क्षेत्र लगभग 10 टेस्ला
वाली चुंबक बनाने में मोटर जनित्र में ट्रांसफार्मर आदि में किया जाता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 एक महत्वपूर्ण सवाल आपके पास बनता है जो माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2021 में एक संभावित सवाल में से एक बनता है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाने वाला सवाल भी रहा है, जिसमें आपको बोला गया है कि सेलों के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टा में असमानता और समानता बताइए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समानता बताते हैं। दोनों का ही मात्रक जो होता है वो एक वोल्ट होता है। और असमानता की हम बात करते हैं तो असमानता में हम कहते हैं कि विद्युत वाहक बल जो होता है, विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में ज्ञात होता है, खुले परिपथ में प्राप्त होता है, जबकि टर्मिनल वोल्टता आपको बंद परिपथ में प्राप्त होती है। टर्मिनल वोल्टता बंद परिपथ में प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, इनके अलावा और भी अंतर आप कह सकते हैं, जैसे कि खुले परिपथ में जब बैटरी को आप चार्ज करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में V बराबर E प्लस IR, और जब निरावेशित करते हो तो V बराबर E माइनस IR। यह एक टर्मिनल वोल्टता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 में आपको बोला गया है एक ही धातु के चालकों की प्रतिरोधकता ρ1 व ρ2 हो तो इनका अनुपात कितना होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था कि किसी भी चालक तार की जो प्रतिरोधकता होती है वह केवल तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अतः इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि दोनों चालक तार एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हैं या धातु से बने हैं, अतः प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी। इस प्रकार से ρ1 बटे ρ2 बराबर 1/1, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हो ρ1 अनुपात ρ2 बराबर 1:1। ये स्टूडेंट आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक नगर से विद्युत शक्ति को 150 किलोमीटर दूर एक अन्य नगर में अर्थात तार के द्वारा ले जाता है, तो इसका मतलब हो गया कि तार की लंबाई आपके पास हो जाती है 150 मीटर। तो हमने कहा तार की लंबाई आपके पास बनेगी L बराबर 150 किलोमीटर। ओके, आगे देखते हैं हम। अब इसने कहा है कि प्रति किलोमीटर विभव पतन, प्रति किलोमीटर विभव पतन या विभव पात आप इसको बोल सकते हैं, या विभवांतर आप बोल सकते हैं। V बराबर आपको दे रखा है इसने 8 वोल्ट, ठीक है। और औसत प्रतिरोध भी, प्रतिरोध अपने को दे रखा है, औसत प्रतिरोध हम मान लेते हैं इसको स्मॉल r के रूप में, जिसमें इसने आपको मान दे रखा है 0.5 ओम। तो अपने पास है 0.5 ओम, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि विद्युत शक्ति क्षय कितना बनेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें यहाँ कुल विभवांतर और कुल प्रतिरोध यहाँ पर ज्ञात करना होगा। तो हम ये कहेंगे, इसलिए इसके आधार पर हमने कहा कुल विभवांतर,
विभवांतर हमें मिलेगा v इंटू 150, v का मान आपके पास है 8 इंटू 150, मतलब आपको प्राप्त होगा यह 1200 वोल्ट। और इसी प्रकार से हमने कहा कुल प्रतिरोध हमें प्राप्त होगा, जिसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल R, बराबर होगा स्मॉल r इंटू 150, क्योंकि प्रति किलोमीटर के रूप में इसने कहा है स्टूडेंट, इसलिए हमेशा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल R बराबर होगा 0.5 इंटू 150। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 75 ओम। ठीक है, अब हमें निकालना शक्ति क्षय, इसलिए P बराबर हमने थ्योरी में पढ़ा था V स्क्वायर बटे R। V का मान आपके पास है 1200 इंटू 1200 और बटे R का मान आपने प्राप्त किया है 75। तो R बराबर आपको P बराबर आपको प्राप्त होगा यहाँ पर 19,200 वाट, जिसको आप किलोवाट में बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1000 का भाग दोगे तो इसको लिख सकते हो 19.2 किलोवाट। ये आपका इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बनता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अपने टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, जिसमें आपको बोला गया है 2.1 वोल्ट का एक सेल है जिसमें 0.2 एम्पीयर की धारा देता है। आपको यहाँ E बराबर दे रखा है 2.1 वोल्ट। ठीक है, और I बराबर आपको दे रखा है 0.2 एम्पीयर। यदि यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है, R बराबर आपको दे रखा है 10 ओम, तो आपको बोला गया है सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। R का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी परिस्थिति में जैसा कि हम जानते हैं ओम के नियम के आधार पर I बराबर लिखा जा सकता है V/R। ठीक है, इसका मैं आपको एक चित्र बनाता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे कि यह सेल आपके पास है और यह इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया और यह प्रतिरोध R है आपके पास कैपिटल R के रूप में। ठीक है, R बराबर आपको यहाँ ज्ञात करना है, यह पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड और यह इसका 2.1 वोल्ट। ठीक है, R का मान आपके पास है यहाँ पर 10 ओम और इससे यह धारा I प्रवाहित हो रही है। ओके, आपके पास यहाँ बनती है धारा I बराबर है 0.2 एम्पीयर। तो स्टूडेंट्स, ये देखते हैं कि ये दोनों प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस आधार पर तुल्य प्रतिरोध के रूप में हम दोनों प्रतिरोधों के योग को यहाँ लिख सकते हैं। हमें पहले फॉर्मूला लिखना है I बराबर E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ओके, I बराबर होगा 2.1 बटे कैपिटल R है 10 और प्लस स्मॉल r। आप जानते हैं I बराबर आपको दे रखा है इसने 0.2 एम्पीयर का। तो आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास बनेगा यह स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने पर स्मॉल r बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2.1 और बटे 0.2 माइनस 10 के। आप सोल्व करेंगे तो R बराबर आपको प्राप्त होगा 0.5 ओम। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरा होता है। आपके पास सवाल है, एक तार का प्रतिरोध R ओम है जिसे खींचकर इसकी लंबाई n गुना कर दी जाती है। तो आपको ये बताना है कि तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। स्टूडेंट्स, संभावनाएं दो है, प्रारंभिक और अंतिम के रूप में। तो हमने ये कहा कि हमारे पास तार की प्रारंभिक लंबाई हम मान लेते हैं L1 है और अंतिम लंबाई हम मान लेते हैं L2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने दो बातें यहाँ निकाल ली। तो इसी प्रकार से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्योंकि जब तार की अवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है तो उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा। तो हमने कहा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 और यहाँ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2 आपके पास प्राप्त होता है। A2, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इस प्रक्रिया में
घनत्व d है, तो दोनों पदार्थों के जो द्रव्यमान हैं उनकी मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो संतुलन की अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि दोनों पदार्थों का आयतन बराबर है। तो क्षेत्रफल इंटू लंबाई अर्थात A1 L1 बराबर A2 L2 हम यहाँ लिख सकते हैं, या आप इसको यूँ भी कह सकते हो स्टूडेंट्स, A1 अपॉन A2 बराबर होगा L2 बटे L1, ठीक है, जिसको हम n मान लेते हैं। ठीक, अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है स्टूडेंट्स, ये कहता है अब आपको कि खींचने से पूर्व और खींचने के बाद प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने कहा खींचने से पूर्व प्रतिरोध कितना होगा? खींचने से पूर्व प्रतिरोध अपन मानते हैं R बराबर होगा रो L1 अपॉन A1, ठीक है। अब हमने कहा खींचने के बाद, ये लीजिए, खींचने के बाद का प्रतिरोध कैसे बनेगा? खींचने के बाद मान लेते हैं इसको हम R डैश के रूप में, रो L1 की जगह हमारे पास होगा L2 बटे A2, ठीक है, ये हमारे पास रहा। अब हमें इनमें सॉल्व करना है आपस में, तो हम इसको लेते हैं नंबर 1, इसको लेते हैं नंबर 2। हमने कहा एक काम करते हैं, समीकरण 2 में 1 का भाग दे देते हैं ताकि सवाल थोड़ा छोटा हो। R डैश बटे R, R डैश की वैल्यू आपके पास है रो L2 बटे A2 बटे रो L1 बटे A1। रो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा R डैश बटे R बराबर होगा L2 बटे L1 इंटू A1 बटे A2, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि यह भी n है और यह भी n। तो आपके पास बनता है R डैश बटे R बराबर n इंटू n, मतलब कि n स्क्वायर, अर्थात नए तार का जो प्रतिरोध होगा R डैश बराबर होगा n स्क्वायर इंटू R। स्टूडेंट हमने ओम का नियम पढ़ा। ओम के नियम में हमने कहा जब V और I में हम ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, अर्थात ग्राफ ये भी प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ता है या धारा बढ़ती है तो विभवांतर भी उसी अनुपात में बढ़ता है। यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है वह ओम और अनओम, अर्थात ओमीय व अनओमीय युक्तियाँ, जिसमें हम ये कहते हैं कि वे पदार्थ या युक्तियाँ जो ओम के नियम का पालन करती है वो ओमीय युक्ति कहलाती है। हम परिभाषित कर सकते हैं इसको कि वे पदार्थ या युक्तियाँ जो ओम के नियम का पालन करती है, नियम का पालन करती है, ओमीय युक्ति कहलाती है, युक्ति या पदार्थ कहलाते हैं। हम इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो युक्तियाँ होती है इनमें V और I के मध्य खींचा गया जो वक्र होता है वो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। हम यहाँ कह सकते हैं इस लाइन को भी कि इस युक्तियों के लिए, इस प्रकार की युक्तियों के लिए V व I में खींचा गया वक्र एक सीधी सरल रेखा होती है।
जैसे देखिए आप, हमने यहाँ पर एक अक्ष पर तो हमने लिया V को और दूसरी अक्ष पर हमने लिया धारा I को। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यह ग्राफ हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि उस तार के प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ ओमीय पदार्थ की एक विशेषता और होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ओमीय व अनओमीय पदार्थ या युक्तियों पर वोल्टता व धारा किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो हम यह कहते हैं कि ऐसे पदार्थों के लिए जो ओमीय युक्तियाँ हैं, हम कहेंगे यहाँ ओमीय पदार्थों के लिए धारा प्रवाह जो होता है वो आरोपित विभवांतर की ध्रुवता पर निर्भर नहीं करता। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है स्टूडेंट कि यदि हम, जैसे इस ग्राफ में मैं I की जगह V या V की जगह I को बदल देता हूँ तो भी ग्राफ ये सीधी रेखा ही बना रहेगा, कोई परिवर्तन हमारे पास नहीं बनेगा। ठीक है ना? जैसे बिंदु आपके पास यहाँ बने हैं उसी रूप में बिंदु यहाँ पर दोबारा से प्राप्त होने हैं आपको। तो हम ये कहेंगे कि ओमीय पदार्थों के लिए जो या युक्तियाँ जो होती है, इनमें धारा प्रवाहित करने पर, पदार्थों के लिए इनमें धारा प्रवाह जो होता है आरोपित विभवांतर की ध्रुवता पर निर्भर नहीं करता। आप यदि यहाँ ध्रुवता बदल देते हैं तो भी आपके पास ये ग्राफ सीधी रेखा के रूप में आपको प्राप्त होता है। अब हमारे पास ऐसे ही अनओमीय पदार्थ की हम बात करते हैं। तो अनओमीय वे पदार्थ या युक्तियाँ जो ओम के नियम का पालन नहीं करती, ओम के नियम का पालन नहीं करती, अनओमीय पदार्थ या युक्तियाँ कहलाती है। इस प्रकार की जो युक्तियाँ होती है स्टूडेंट हमारे पास, इस प्रकार की युक्तियों में V व I के मध्य खींचा गया वक्र सरल रेखा प्राप्त न होकर वक्रीय होता है। सरल रेखा प्राप्त न होकर बल्कि वक्रीय प्राप्त होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास दो विशेषताएं हमने देखी। पहले ओम के लिए, ओमीय पदार्थों के लिए कि ये ओम का नियम का पालन करेगी, अनओमीय ओम के नियम का पालन नहीं करेगी। दूसरी विशेषता के रूप में हम कहते हैं कि ओमीय पदार्थों के लिए V और I में खींचा गया जो वक्र होता है वह एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, जबकि अनओमीय पदार्थों के लिए यह वक्र सरल रेखा न होकर बल्कि वक्रीय होता है। तीसरी विशेषता आपने यहाँ देखी, ओमीय पदार्थों के लिए जब धारा प्रवाह की जाती है तो आरोपित विभवांतर की यदि ध्रुवता बदल दी जाती है तो परिपथ में या ध्रुवता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि अनओमीय में क्या होगा कि यहाँ विभवांतर की ध्रुवता बदलने पर धारा पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि इन पदार्थों में
इन पदार्थों में विभवांतर या वोल्टा भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर विभवांतर की ध्रुवता बदलने पर धारा पर प्रभाव पड़ता है, धारा पर प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट, इससे संबंधित हमारे पास कुछ उदाहरण हैं एग्जाम्पल के रूप में, जिसके ग्राफ हम बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा जा सकता है निर्वात नलिका, वैक्यूम ट्यूब जिसको हम कहते हैं, निर्वात नलिका, अर्धचालक डायोड, इसके अलावा हमारे पास जैसे विद्युत अपघटनीय द्रव है, ट्रांजिस्टर है, ये सब इसके अनओमीय पदार्थों के उदाहरण हैं। अर्धचालक डायोड हमारे पास है, विद्युत अपघटनीय द्रव आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रासायनिक साम्य, वही ग्राफ है स्टूडेंट। ये हमारे पास विद्युत अपघटनीय द्रव, ट्रांजिस्टर, ये हमारे पास इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनके ग्राफ में आपको बना के दिखाता हूँ स्टूडेंट। जैसे पहला ग्राफ हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर टॉर्च बल्ब या निर्वात बल्ब के रूप में, निर्वात नलिका के रूप में टॉर्च बल्ब, निर्वात बल्ब के रूप में इसको हम कहते हैं। हमारे पास एक अक्ष को तो हमने धारा I के रूप में और दूसरी अक्ष को हमने V के रूप में प्रदर्शित किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो ग्राफ हमारे पास प्राप्त होगा वह सरल रेखा न होकर बल्कि एक वक्रीय होगा। देखिए, टॉर्च बल्ब में प्रारंभ में तो एक सीधी रेखा होती है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है उसके बाद यह वक्रीय हो जाता है। प्रारंभ में सीधी रेखा का रूप है, लेकिन उसके पश्चात ये वक्र क्या होता है, वक्रीय हो जाता है। नंबर 2 एग्जाम्पल जो हमने अभी आपको दिया, अर्धचालक डायोड, अर्धचालक डायोड, इसका ग्राफ आप देखिए। हम लेसन नंबर 16 में भी काफ़ी डिटेल से इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने ये कहा कि एक्स अक्ष को तो हमने वोल्टा V से, वाई अक्ष को हमने धारा I से लिया। तो ऐसी परिस्थिति में ये वक्र हमारे पास इस तरह से वक्रीय रूप प्राप्त होगा। यहाँ पर भी स्टूडेंट हम कहते हैं प्रारंभ में अल्प समय के लिए ये सीधी रेखा होती है, लेकिन एक निश्चित वोल्टा के बाद यह ग्राफ सीधा वक्रीय हो जाता है। तीसरे उदाहरण के रूप में हमने आपको बताया विद्युत अपघटनीय द्रव, विद्युत अपघटनीय द्रव, जिसको आप केमिस्ट्री में काफ़ी पढ़े हैं स्टूडेंट, रासायनिक साम्य वाले पाठ में। यह तो V और ये I अक्ष। हम देखते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो कुछ समय पश्चात आयन्स विपरीत ध्रुवता वाले इलेक्ट्रॉन की ओर गतिमान होते हैं। ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। बाद में जाके यह एक साम्य अवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यह वक्र हमारे पास आगे जाके इस वोल्टा अक्ष के समांतर प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ओम का नियम, ओम के नियम की व्युत्पत्ति के रूप में सूक्ष्म नियम, प्रतिरोध की निर्भरता और ओमीय और अनओमीय पदार्थों को हमने पढ़ा। दो संयोजन के रूप में हमारे पास है समांतर क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि सेलों का समांतर क्रम संयोजन है क्या। तो जैसा कि श्रेणी क्रम के लिए हमने यह कहा था कि ऐसा संयोजन जिसमें पहले सेल का ऋणात्मक टर्मिनल दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। या यूँ भी कहा जा सकता है कि ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान एक समान बना रहता है। तो इसी प्रकार से समांतर क्रम संयोजन के रूप में हमारे पास ऐसा संयोजन बनता है जिसमें प्रत्येक सेल एक जैसी ध्रुवता के टर्मिनल से एक उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़े जाते हैं। हम इसको परिभाषित इस तरह से करेंगे, सेलों का ऐसा संयोजन, सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल
समान ध्रुवता वाले टर्मिनल एक बिंदु से जुड़े होते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है किसका? सेलों का। देखिए स्टूडेंट्स, समझिए इसको। हमने माना दो सेल जिनके पॉजिटिव मतलब समान ध्रुवता को हमने उभयनिष्ठ बिंदु ए से और ऋणात्मक टर्मिनल को उभयनिष्ठ बिंदु बी से जोड़ दिया है। इन सेलों का विद्युत वाहक बल E1 और E2, आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है। हमने बिंदु ए और बी के मध्य एक प्रतिरोध R जोड़ा है जिसमें इन सेलों के द्वारा धारा प्रवाहित होती है। माना इस सेल के द्वारा प्रवाहित धारा I1 है और इस सेल के द्वारा I2 धारा प्रवाहित होती है। चूँकि स्टूडेंट्स आपको जानकारी होनी चाहिए, ये समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग होगा लेकिन विभवांतर का मान एक समान रहता है। ये I1 धारा की स्थिति, ये I2, अर्थात इस प्रतिरोध R में कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 आपको प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, यदि हम दोनों सेलों के द्वारा अलग अलग धारा की मात्रा ज्ञात करना चाहते हैं पहले, तो वो किस तरह से ज्ञात करें जिससे कि परिपथ में कुल धारा I का मान ज्ञात करना हो। तो हम ये कहते हैं परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, जिसमें हम मान रखेंगे प्रवाहित धारा आपके द्वारा लिखी जा सकती है I बराबर I1 प्लस I2, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब हम सेल 1 और सेल 2 जिसकी टर्मिनल वोल्टा बराबर है उसके आधार पर हम धारा I1 और I2 का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सेल 1 के लिए, प्रथम सेल के लिए हमने पढ़ा है V बराबर E माइनस IR। चूँकि वोल्टा समान है तो V एक समान रहेगा। E1 धारा I1 और हमने इसको यहाँ कर दिया R1। हमने इस समीकरण से I1 का मान निकाला तो हमारे पास बनेगा V, I1 को आप इस साइड लेकर गए, सॉरी E1 माइनस V और बटे R1 आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से दूसरे सेल के लिए आपको मिलेगा, दूसरे सेल के लिए V बराबर आपको मिलेगा E2 माइनस I2 R2, जिससे I2 बराबर आपको मिलेगा E2 माइनस V बटे R2। ये दोनों को हमने दिया समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं? अब हम ये कहते हैं कि भाई हम क्यों ना समीकरण 2 को 1 में रख दें। तो हमने कहा समीकरण 1 व 2 से आपको मिलेगा I बराबर, मान रखा I1 का, E1 माइनस V बटे R1 प्लस E2 माइनस V बटे R2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास ये I1 और I2 का मान ज्ञात है। हमने इसको थोड़ा सेपरेट किया, कैसे? E1 वाली राशि को एक तरफ और V वाली राशि को हमने एक तरफ लिया। E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 माइनस हमारे पास बनता है V को कॉमन लेते हुए 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसका एलसीएम लिया दोनों पक्षों में और दोनों को हमने सोल्व किया। हमें बनेगा I बराबर, फॉर्मूले के रूप में I बराबर आपके पास होगा R1 R2, इधर होता है आपके पास E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V। यहाँ आपके पास आता है, सॉरी यहाँ माइनस नहीं, ओके प्लस रहेगा। एलसीएम लेने पर आपके पास माइनस आपके पास बाहर आता है, R1 R2 आपको बनता है R1 प्लस R2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया,
यहाँ से दोनों पक्षों में मैंने R1 R2 और R1 प्लस R2 का मैंने भाग दिया। कैसे, देखो ध्यान दीजिए, आपके पास फॉर्मूले के रूप में मैंने कहा दोनों पक्षों में R1 R2 बटे R1 प्लस R2 से गुणा करने पर भाग देते हैं, तो आप उल्टा बोल दीजिए, गुणा करने पर आई में हमने गुणा किया, हमें मिलेगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2 इंटू R1 R2 बटे R1 प्लस R2 माइनस V, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम हमारी इस डेरिवेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम इस डेरिवेशन के आधार पर कहेंगे R1 R2 कैंसिल हो जाता है और आपके पास बनेगा I R1 R2 बटे R1 प्लस R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2 माइनस V। ठीक, हमने V को पक्षांतरण करके अदर साइड ले जाते हैं, तो V बराबर आपको मिलेगा E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2 और माइनस I आपके पास बनता है R1 R2 बटे R1 प्लस R2। हमें आती है यह समीकरण नंबर स्टूडेंट 3 के रूप में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 3 को हम और आगे हल करेंगे, जिसमें हमने ये कहा 3 के रूप में समीकरण 3 की हम V बराबर E0 माइनस IR0 से तुलना करने पर, तो V की जगह V है हमारे पास, E0 की जगह ये पद हमारे पास आता है, तो हमारे पास बनेगा समांतर क्रम संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल E0 बराबर आपको प्राप्त होगा E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपके द्वारा न्यूमेरिकल में उपयोग में लिया जाएगा यदि आपके पास संयोजन एक समांतर क्रम संयोजन है। इसी प्रकार से तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आपको मिलेगा R0 बराबर होगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। हमने इनको इक्वेशन नंबर दिया नंबर 4। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस समांतर क्रम संयोजन की परिपथ के चित्र में हमने इस बात को देखा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है, और तुल्य विद्युत वाहक बल हमने प्राप्त किया। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल दोनों सेलों के योग के रूप में या अंतर के रूप में प्राप्त होता है जब ध्रुवता बदल दी जाती है, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में हमने देखा कि विद्युत वाहक बल का मान E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2 और आंतरिक प्रतिरोध के रूप में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के रूप में हमें प्राप्त होता है। स्टूडेंट, हमारा सवाल है, आपको दे रखा है कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। प्रारंभिक ताप है, हमने इसको R0 मान लिया 100 ओम। ठीक है, इस ताप को हमने नाम दे दिया T0 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यदि आपको एग्ज़ाम में कभी इस तरह का ताप नहीं देता है, कमरे का ताप बोल देता है, तो आप यहाँ पर कमरे का ताप को अप्रोक्स 27 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं। ठीक है, आगे ये कहता है कि यदि तापन तार अवयव का जो प्रतिरोध है 117 ओम, हम कह देते हैं इसको RT बराबर है 117 ओम, तो आपके पास यह ताप क्या होगा। इसके लिए आपको दे रखा है एल्फ़ा बराबर 1.70 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, अब हम जानते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है थ्योरी में,
आर बराबर होता है R0 1 प्लस एल्फ़ा और डेल्टा टी। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को चेंज करते हैं तो हमें मिलता है R/R0 बराबर 1 प्लस एल्फ़ा और डेल्टा टी की जगह हमने रखा T माइनस T0, T2 माइनस T1 भी आप इसको कह सकते हैं। R/R0 इसको आप पक्षांत करके इधर लेके आते हैं तो आपके पास बनता है 117/100 माइनस का 1 बराबर एल्फ़ा का मान आपके पास है 1.7 इंटू 10 की घात माइनस के 4, टी जो कि आपको निकालना है माइनस के 27, T0 का मान आपको दे रखा है। हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें प्राप्त होगा 17/100 बराबर 1.7 इंटू 10 की घात माइनस के 4 और T माइनस 27। ठीक है, अब हम इसको वैल्यू को 17 कैंसिल होता है, 0.1 बचेगा, आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आती है T माइनस 27 बराबर 1000 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको लिख सकते हैं T बराबर 1000 प्लस 27, जो कि आपका आंसर बनेगा T बराबर 1027 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर है। स्टूडेंट, आपको सवाल में बोला गया है कि किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का दुगना हो जाता है। किस ताप पर? तो मान लेते हैं वह ताप T है। तो हमने कहा माना वह ताप T है, अतः प्रश्नानुसार आपके पास कंडीशन क्या होगी? प्रश्नानुसार जैसा ये आपको बोलता है RT बराबर होगा 0 डिग्री सेल्सियस ताप का प्रतिरोध का दुगना R0। एल्फ़ा आपको इसने दे रखा है 4 इंटू 10 की घात माइनस के 3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स के रूप में। अब स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर प्रतिरोध निकालना है, ताप निकालना है। तो इस आधार पर हम ये जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है RT बराबर R0 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, तो प्रश्न में RT की जगह 2R0, तो हमें प्राप्त होगा 2R0 बराबर R0 और 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। R0 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनता है यह 2 बराबर 1 और प्लस एल्फ़ा और डेल्टा टी की जगह हमने लिख दिया T2 माइनस T1। ठीक है, 1 का पक्षांतरण किया हमने तो 1 बराबर होगा एल्फ़ा और T2 माइनस T1। T2 मतलब आपके पास जो कि आपको ज्ञात करना है T1 0 डिग्री सेल्सियस के रूप में। ठीक है, तो आपके पास बनेगा, आपने इस वैल्यू को रखा तो आप यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हो। T2 बराबर 1/एल्फ़ा, तो T2 बराबर बनेगा 1/एल्फ़ा का मान है 4 इंटू 10 की घात माइनस के 3, तो T2 बराबर आपको मिलता है 250 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से स्टूडेंट्स यह सवाल आपका पूरा होता है। एक अच्छा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल होता है स्टूडेंट्स, यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 में आने लायक सवाल है।